दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज न्यूज़ नशा में हम राजस्थान को लेकर बात करने वाले हैं। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, जहां एनजीटी द्वारा लगाए गए 746.88 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय जुर्माने पर रोक लगाई गई है। दूसरा विषय बड़ा है, वह पंचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की प्रगति और इस पर उठ रहे सवालों पर बात करेंगे। क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है या इन परियोजनाओं और नीतियों में कुछ गंभीर खामियां हैं? आज हमारे साथ अलग-अलग क्षेत्रों से 2 मेहमान जुड़े हुए हैं और पहले मेहमान हैं राजकुमार यादव जी, जो हम जिनसे हम आज राजस्थान पर बात करेंगे और दूसरे मेहमान हैं दुष्यंत यादव जी। दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो एनजीटी द्वारा लगाया गया जुर्माना सही है या ये राज्य सरकार के प्रयासों की अनदेखी करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को राहत मिली है, इस पर आपकी क्या राय है? रोमा जी, क्या है मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस तरह से जो राजस्थान में काम चल रहा है, तो उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार किसी तरह से उनमें आपस में कशमकश चल रहा है। जैसे अभी एक जनता से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है कि जो नरेश मीणा है, नरेश मीणा ने वहाँ पर क्या किया था कि आपस में जो है गाँव वाले थे और गाँव वालों ने जब अपनी जनहितैषी चीज़ों को लेकर के, जनहितैषी मुद्दों को लेकर के और उनकी जो तहसील थी वो 90 किलोमीटर दूर हो गई थी और जबकि पहले उस पास में थी। तो उस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद वो जब इसकी मुद्दे को लगातार उठा रहे थे, इस दौरान चुनाव भी आ गया। चुनाव को देखते हुए जब वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े, तो उसमें क्या हुआ मैं प्रशासन की आपसे बात बता रहा हूँ, पूरी जो राजस्थान का प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, तो उनकी बात को ना सुनना। इसके बाद में जब कोई घटनाक्रम हुआ, तो फिर कहीं न कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की उन्होंने जो काम किया था, उसकी उतनी सज़ा मिल जाती तो ठीक थी। लेकिन उनके खिलाफ साजिश हो रही है। वो लगातार क्या है, जेल में उनको डालना, अभी तक जमानत ना मिलना, लगातार जो मीणा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को इतना परेशान करना और लगातार जो संविधान में धरना प्रदर्शन आंदोलन होते हैं उनको कुचलने का काम करना। इस तरह के अभी मैं कह रहा हूँ ना, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह जो हर स्टेट में जहाँ-जहाँ पे भाजपा की सरकार है, वहाँ-वहाँ पर जो है आंदोलनों को दबाने का प्रयास, उनको कुचलने का प्रयास लगातार किया जाता है। अभी हमारे जो साथ जो जुड़े हुए हैं अभी पैनल में, जो दुष्यंत यादव जुड़े हुए हैं, ये राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए हैं। इनका जो श्योपुर पड़ता है, विजयपुर, करहाल ये क्षेत्र है पूरा। तो ये क्या है, इनका जो जिला है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। नरेश मीणा को जेल से रिहा करने के लेवल पे श्योपुर में भी कहीं न कहीं मीणा समाज काफ़ी तादाद में निवास करता है। और वहाँ पर भी कई तरह के नरेश मीणा को रिहा होने के लिए कई तरह के प्रोटेस्ट हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इनके इसके साथ-साथ जो तानाशाह सरकार है, वो कहीं न कहीं किसी के लिए जो है काम नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए आप कि हम लोग राजस्थान पे ही बात करते हैं, तो राजस्थान पे बात करके इसीलिए हमने दुष्यंत जी को हमारे चैनल में हैं वो जुड़े हुए हैं। जी। दुष्यंत जी, जी मैं बताएँगे इस बात दुष्यंत जी को को दुष्यंत जी चाहती बताएँगे हूँ। इस बात को कि जो मैं दुष्यंत जी राजस्थान के ही नरेश मीणा मुझे है। ये बताइए कि नरेश मीणा की जो रिहाई है वो अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहे थे। थप्पड़कांड सब जानते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन का आरोप ले लिया इसने, लेकिन उनकी अभी रिहाई क्यों नहीं हुई है? इसके पीछे क्या साजिश चल रही है या कुछ और वजह है? जी, मेरा मानना ऐसा है कि बीजेपी की जहाँ-जहाँ सरकार है, वो जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने का जो प्रयास करता है, उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। विशेषकर जहाँ पर भाजपा का शासन है। जी, तो नरेश मीणा जी जो समरावता गाँव का जो मामला था राजस्थान का, तो वो गाँव वाले उस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि भई हमें उस दूसरे जिले में नहीं जुड़ना। वो तहसील का उनका जो मामला था, तो नरेश मीणा जी उन गाँव वाले धरना दे रहे थे, वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे कि हमें वोट नहीं डालना। कि प्रशासन हमारी बात को मानेगा ही नहीं, हमारी बात को सुनेगा ही नहीं और हमारी बात को तवज्जो नहीं देगा तो हम प्रशासन की बात क्यों माने उनकी। तो पूरे गाँव ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था वहाँ पर, राजस्थान के समरावता गाँव में। तो नरेश मीणा जी उस आंदोलन को, उस धरने प्रदर्शन को सहयोग देने के लिए वो अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। तो वहां पर किसी असामाजिक तत्व ने भगदड़ वगैरह जो भी हुआ था वहां पर, तो ये सब प्रभावित सभी होते हैं इससे। चाहे तो विरोधी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, चाहे अपोजिशन हो,
सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो नरेश मीणा जी जी स्टेट लेवल के बड़े नेता बनने की कगार पर हैं। उन्होंने जी, जी। थप्पड़ मारा था ना। जी। थप्पड़ जब अब प्रशासन उनकी बात को नहीं मानेगा तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये थप्पड़ मारना गलत था नरेश मीणा जी का। इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज रखनी चाहिए थी नरेश मीणा जी को। मेरा जो श्योपुर जिला है वो राजस्थान की सीमा से लगता है और श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील में, श्योपुर तहसील में, कराल तहसील में, विजयपुर तहसील में सभी जगह पूरे श्योपुर जिले में नरेश मीणा जी की रिहाई के लिए ज्ञापन दिए गए हैं कि नरेश मीणा जी को रिहा किया जाए। अभी हाल ही में नरेश मीणा जी की रिहाई के लिए एक सभा हुई थी, तो उस सभा में हमारे यहाँ श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल जी वो भी गए थे। हमारे यहाँ से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे नीतू सिकरवार जी वो भी उस सभा में शामिल हुए थे। तो कई सारे लोग वहां पहुंचे थे, एमपी के लोग भी गए थे, अदर स्टेट से भी लोग आए थे नरेश मीणा जी की रिहाई के लिए। नरेश मीणा जी एक स्टेट लेवल के बड़े नेता बनने के कगार पर है, तो बीजेपी सरकार उनसे कहीं ना कहीं डरी हुई है कि वो एसटी समुदाय से आते हैं। जी, जी, इसीलिए कि कोई एसटी समुदाय का नेता बड़ा नेता ना बन जाए, बड़ा लीडर ना बन पाए। ओबीसी के इसी प्रकार ओबीसी के लोगों को रोका जाता है। कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करता है तो बीजेपी सरकार उसकी राह में कहीं ना कहीं अड़ंगे लगा देती है। और नरेश मीणा जी मीणा जाति से आते हैं, एसटी समुदाय से आते हैं, तो वो बड़े नेता ना बने इसलिए बीजेपी सरकार जानबूझकर उनकी रिहाई को रोक रखा है बीजेपी सरकार ने। तो नरेश मीणा के ऊपर कोई पहले से भी कोई केस चल रहे थे ऐसे, कोई जिस तरीके से अभी थप्पड़ का जो मामला है वो इतना बड़ा फैल गया जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो या बहुत बड़ा ये मामला हो। ये थप्पड़ कांड को जी, लेकर जी। इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या उनके ऊपर कोई पहले से भी केस चल रहे थे जो कंटिन्यू है और एक ये भी ऐड हो गया उसके अंदर? उनकी छवि कैसी जी, है, जी। पिछली छवि के लिए? जी, जो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएगा, उस पर केस लगाकर दबाव बनाया जाता है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से आवाज ना उठाएं, हम जो आपको दे रहे हैं उसको प्रसादी समझकर ग्रहण कर लो। ये पॉलिसी रही है बीजेपी की एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ। बीजेपी की कई किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को देख लीजिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लीजिए, उसकी हमेशा पॉलिसी यही रही है कि ओबीसी के नेताओं को सिर्फ ये समझा दो कि हम जो प्रसादी के रूप में आपको जो भी दे रहे हैं, रिजर्वेशन हो, अन्य सुविधाएं हो, अन्य योजना हो, बस आप तो चुपचाप उनको ग्रहण कर लो, आप आवाज ना उठाओ। हम आपको जिस गांव में, जिस तहसील में, जिस जिले में जोड़ रहे हैं, आप वहीं जुड़े रहो। अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ नहीं कर सकते, हमारी इच्छा अनुसार चलिए। तो नरेश मीणा जी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, वो एक जननायक बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को खल रहा था, उनकी ये लोकप्रियता बीजेपी पचा नहीं पा रही थी, इसलिए उनकी रिहाई हुई है और रिहाई को वो इसी वजह से रिहाई से उनको मुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी जेल में बंद कर रखा है, उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं इसी वजह से। आपने जो रीजन बताया है कि वो आगे जी। बढ़ना चाहते थे, ठीक है, इस वजह से उनको रोका जा रहा है, तो उनकी रिहाई भी बहुत मुश्किल है फिर। अब रिहाई मुश्किल है, लेकिन जो लोकतंत्र की आवाज है, जो लोक की आवाज है, जनता जिस तरफ है, तो सरकार भले ही बंद कर ले जेलों में। आजादी के टाइम पे भी हमारे क्रांतिकारियों को जेलों में बंद रखा, तो क्या आजादी नहीं मिल पाई थी क्या? तब भी यह देश आजाद हुआ था। क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया, कई को काला पानी भेज दिया, किसी को जेल की सजा सुनाई उन्होंने, लेकिन आजादी तो मिल के रही थी। तो ये निश्चित है कि वो भले ही जेल में बंद कर लें, एक ना एक दिन आप वो आजाद होंगे और बीजेपी के इस सरकार की ताबूत बना देंगे, इस सरकार का वो। जी, सही बात बताई आपने। तो यादव जी, आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने अपनी राय रखी है, आपकी क्या राय है कि उनको बाहर निकलने दिया जाएगा? अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक, अनम्यूट कर लीजिए। जी रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, रोमा जी मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने देखा भी होगा, क्योंकि हम लोग जो पूरा देश में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सामाजिक संगठन के माध्यम से जनता को जगा रहा है और समाज सेवा के माध्यम से हम क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी क्रम में आपने दुष्यंत जी को देख लिया होगा। अभी गुना से राजकुमार जी जुड़े हुए थे, हम दूसरे प्रोग्राम कर रहे थे जब, तो हमने हमने क्या है, पूरा देश में एक ऐसी टीम तैयार की है, पूरा मध्य प्रदेश में और पूरा देश में, राजस्थान में, हर जगह इतनी मजबूत टीम तैयार की है कि हम लोग क्रांतिकारी लोगों को एक जन्म दे रहे हैं संगठनों के माध्यम से। और रोमा जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी समाज, अल्पसंख्यक समाज या दबे कुचले गरीब या सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को अगर परेशान किया जा रहा है, तो हमारी जो क्रांतिकारी टीम है वहां पर जाकर के उसकी मदद करने का काम करेगी, उसको न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। अभी शिवपुरी में देखा आपने, परमान रावत के साथ किस तरह से पुलिस के द्वारा मारपीट की गई थी, आपने भी देखा होगा।
हमारे चैनल ने भी उठाया था और मैं वहां पर पहुंचा था शिवपुरी में, और हमने हजारों के लोगों को एकत्रित करके और जब ज्ञापन दिया कलेक्टर शिवपुरी को और एसपी शिवपुरी को, तो इसके बाद तुरंत उस को लाइन अटैच की गया और उस पर जो जो सूबेदार था उस पर जांच पे बैठ गई। तो इसी क्रम में चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह हमारा संगठन काम कर रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं समाज सेवा के लिए काम करते हैं रोमा जी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जैसे दुष्यंत जी है श्योपुर में लगातार जनसेवा के माध्यम से लगातार वहां पर आंदोलन करते रहते हैं, लगातार सामाजिक सरोकार सब लोगों में जाकर जो है न्याय की है, तो हमारा संगठन के सभी लोग काम करते हैं। और इसी प्रकार दुष्यंत जी अभी एक मुद्दा और उठा रहे हैं पूरा सभी जगह, दुष्यंत जी एक और मुद्दा उठा रहे हैं सभी जगह, जो सर्वेयर वाले मामले में दुष्यंत जी क्या क्या किस तरह से ज्ञापन लग रहा है। आप लोगों ने साड़ोरा में भी, अशोकनगर में भी ज्ञापन दिलवाया है, मैंने देखा हुआ था। आप लोगों ने श्योपुर में भी ज्ञापन दिलवाया। तो दुष्यंत जी को आप सीधा लाए और दुष्यंत जी सर्वेयर के मामले पर और किसानों के मामले पर सीधा सीधा आपको बताएंगे, क्योंकि दुष्यंत जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जो सर्वेयरों को जो सरकारों ने लगाए गए हैं, वो सर्वेयरों की मांग को लगातार उठा रहे हैं, उस पर भी दुष्यंत जी बताएंगे। जी जी आदरणीय, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने गिरदावरी फसल की गिरदावरी करने के लिए स्थानीय युवकों को रखा था और उनको कुछ नहीं, नाम मात्र के पैसे का लोभ लालच देकर उन्होंने सर्वेयर बनाया था, उसको स्थानीय युवा सर्वेयर नाम दिया था। तो उन्होंने बरसात के कितना कठिन वो समय मौसम होता है, उस मौसम में उन्होंने बरसात के मौसम में विषैले जीव जंतु आसपास घूमते रहते हैं, ऐसे कठिन समय में उन्होंने गिरदावरी का काम किया। उस गिरदावरी का पैसा उनको आज तक नहीं मिला है। वो भी पैसा इतना ज्यादा मिलता नहीं है, नाम मात्र का वो देते हैं सर्वे करने का, वो नाम मात्र का पैसा भी सरकार ने आज दिनांक तक उनको नहीं दिया है। किसी भी प्रकार की उनको आईडी वगैरह नहीं दी जाती गवर्नमेंट की तरफ से। मैं खुद सर्वेयर हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई आईडी नहीं दी गई है। हमने सर्वे किया, उसका पैसा नहीं मिला आज तक। तो अभी सर्वेयरों ने सभी पूरे मध्य प्रदेश में सभी सर्वेयरों ने मिलकर ज्ञापन कार्यक्रम रखा था, सभी जगह ज्ञापन दिए गए। तो वो ज्ञापन इस चीज को लेकर था कि सर्वेयरों को एक स्थायी रोजगार दिया जाए, उनका जो पिछला मानदेय है उसका भुगतान किया जाए और भविष्य में सर्वेयरों को ना हटाया जाए। सरकार का काम चल रहा है कि प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से गिरदावरी का काम करवा लें। तो सभी सर्वेयरों ने इस बात को सभी जगह ज्ञापन में रखा था कि स्थानीय लोगों से ही ये काम करवाया जाए, निजी कंपनियों को इसका ठेका नहीं दिया जाए। और सरकार है कि प्राइवेटाइजेशन पे प्राइवेटाइजेशन करे जा रही है, सभी शासकीय संस्थानों का, शासकीय कार्यों का, सभी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इस प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगाने के लिए भी हमने ज्ञापन दिया था और सर्वेयरों को सुविधा के अनुसार उनको जो आवश्यकता होती है चलने के लिए, अलग से जूते वगैरह, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, और उनको मासिक वेतन दिया जाए, ऐसी कई हमारी मांगे शामिल थी उसमें। तो पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया और ओबीसी महासभा ने आदरणीय राजकुमार शेषई जी के नेतृत्व में ओबीसी जन कल्याण संघ ने ये बराबर सहयोग करते हैं समाज सेवा के मामले में, और गरीबों पे, वंचितों पे, शोषितों पे जो अत्याचार होते हैं, दलितों पिछड़ों पे, वो हमेशा सहयोग करते हैं। तो ओबीसी सर्वेयरों के इस मामले में भी ओबीसी जन कल्याण संघ ने भरपूर सहयोग दिया है। अच्छा ये बताओ दुष्यंत, तुम्हारे यहाँ जो राजस्थान लगा हुआ है, तो राजस्थान में जो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, ये किस तरह का काम कर रहा है, जरा पूरा विस्तार से बताओ। क्योंकि मुझे ये इस बात की जानकारी तो है कहीं ना कहीं कि मान लो पहली बार जो वहां पे मुख्यमंत्री बने हैं और वहां पर जैसे किरोड़ी लाल मीणा से लेकर के कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफी सीनियर थे, उनको भी भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती थी, वो अच्छे से काम भी कर सकते थे। लेकिन पहली बार के जो विधायक को अगर मुख्यमंत्री बनाया है, तो आखिर क्यों बनाया और इस तरह किस तरह का वो काम कर रहा है, इस तरह की पूरी जानकारी दुष्यंत आप बताएं अपने माध्यम से। जी, जो भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के नए सीएम बने हैं, एक सरपंच को विधायक का टिकट देकर वो जीत गए संयोग से, तो उनको सीएम बना दिया। अब आप समझ सकते हो कि जो पर्ची वाला सीएम है, जो अनुकंपा से सीएम बना हो, तो वो क्या काम करेंगे, वो अपने जिसकी अनुकंपा उन पर हुई है वो उसी के अनुसार चलेंगे। तो पर्ची वाले सीएम है ये दिल्ली की कृपा से चलते हैं, वहीं से उनके सारे ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारे निर्णय दिल्ली लेती है उनके। तो ये अपने आप में मैं सीएम नहीं कहूंगा इनको, ये रिमोट कंट्रोल्ड सीएम है और इनका रिमोट वहां से दबता है दिल्ली से, तभी अपने फैसले ले पाते हैं। तो अब भजनलाल शर्मा जी हैं, इनको कोई अनुभव तो है नहीं राजनीतिक विरासत का, या कोई लंबा अनुभव, राजनीतिक अनुभव रहा हो इनका, ये नए पहली बार के सीएम है।
देखते हैं, अभी 1 साल हो गया इनके कार्यकाल में, कोई बड़ी उपलब्धि है नहीं इनकी। लोकसभा राजस्थान चुनाव में की आधी जी, जी। राजस्थान में जो हनुमान बेनीवाल है, इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था, जो अभी उपचुनाव हुए थे उसमें। उसमें जो हनुमान जी, जी। बेनीवाल की जो पत्नी नहीं जीत पाई हैं, वो क्या कारण रहा है और किसके खिलाफ ये चुनाव लड़ा था और कौन वो चुनाव जीता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी ओबीसी की राजनीति करते हैं और वो जाट समुदाय से आते हैं और उनकी बीजेपी से कभी पटरी बैठी नहीं है। तो कुछ इशू रहे होंगे वहां के लोकल के, वो किस वजह से चुनाव नहीं जीत पाए। तो मुझे ज्यादा वहां का वो नहीं है कि मैं राजस्थान की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हूँ, चूंकि तो कुछ इशू रहे होंगे, कुछ हारने की वजह ये तो रहेगी। जैसे हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ था अभी कराल में, विजयपुर विधानसभा का, तो जी। इसमें बीजेपी ने शासन सत्ता पुलिस प्रशासन खुद बीजेपी का एजेंट बन के इस चुनाव को लड़ा था। इसके बाद भी यहाँ पर हार हुई है। तो ये तो जनता के हाथ में रहता है, जनादेश किसको देना है। जनता ने मैंडेट दिया है, वो जीत जाता है। तो हनुमान बेनीवाल जी को मैंडेट नहीं मिला होगा, कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमियां रही होंगी इस चीज में कि वो जनता के हित में पहले तो अच्छे लड़ते थे, हो सकता है कुछ कमियां रही हो, इस वजह से उनकी पत्नी चुनाव हार गई। पर दूसरी बात ये थी कि कोई भी राजनेता हो, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो किसी योग्य कैंडिडेट को वहां से टिकट देते तो वो निश्चित रूप से जीत जाता। उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना उचित समझा, तो जनता परिवारवाद को नकार भी देती है और स्वीकार भी कर लेती है। तो उन्होंने वहां पर जनता ने उस जगह की जनता ने नकार दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।